हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो गर्मी के दिनों में बहुत कॉमन देखने को मिल रहा है, जिसे समर हाइपरथर्मिया कह सकते हैं आप, हीट स्ट्रोक कहते हैं या हीट स्ट्रेस कहते हैं या हीट इंटॉलरेंस सिंड्रोम जिसे कहा जाता है, जो अक्सर गर्मी के दिनों में ट्रॉपिकल कंट्रीज में क्रॉस ब्रेड कैटल या एक्जोटिक ब्रेड्स या बफलोज में कॉमनली मिलता है। तो इसको कैसे पहचानेंगे और इसका क्या मैनेजमेंटल अप्रोच होगा, क्या ट्रीटमेंट अप्रोच होगा, इस बात की चर्चा हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आज डिटेल में करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गर्मी से तापमान बढ़ता है और तापमान इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाए और विंड का फ्लो नहीं रहे तो जो एनिमल है वो अपने हीट को डेसिपेट नहीं कर पाता है, यानी कि उसका इंटरनल कोर टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लग जाता है और एनिमल जो है हीट स्ट्रेस में आ जाता है। तो मेन जो कॉज है इस प्रॉब्लम का वो सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंटल टेम्परेचर का इंक्रीज होना और साथ ही साथ ह्यूमिडिटी का होना है। तो कुछ एनिमल्स होते हैं, जैसे हम अपने इंडिजिनस एनिमल की बात करें तो इनका THI हाई होता है। कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स जो इनके लिए होता है वो ऊपर होता है और अच्छे खासे टेम्परेचर पे भी अपने आप को टॉलरेट कर पाते हैं। लेकिन क्रॉस ब्रेड एनिमल की जब आप बात करेंगे तो उन लोगों का THI हाई नहीं होता है, यानी कि वो 72 के ऊपर जाने के बाद उन लोगों का कंफर्ट जोन जो है वो चला जाता है। बफलोज में भी ऐसी ही समस्या है, वो हीट इंटॉलरेंस ज़्यादा उनमें होता है। तो इनमें हाइपरथर्मिया के केसेस कॉमनली देखने को मिलते हैं गर्मी के दिनों में। इसमें भी अगर हाइपरथर्मिया में भी बात करें तो दो स्टेज में होता है। एक तो हीट स्ट्रेस जिसे कहते हैं, जहां पे टेम्परेचर जो होगा 107 डिग्री फ़ारेनहाइट के नीचे रहता है, लेकिन जब 107 डिग्री से ऊपर जाने लगता है टेम्परेचर 107, 108, 109, 110 तक चला जाता है फ़ारेनहाइट, उस कंडीशन में हम लोग हीट स्ट्रोक कहते हैं और वहाँ पे सिचुएशन जो है बिल्कुल क्रिटिकल हो जाता है। तो हीट स्ट्रेस को पहचानने का तरीका क्या है? तो एक तो आप देखेंगे कि रेक्टल टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज रहता है, बढ़ा रहता है, 106 और 107 के ऊपर रहता है। लेकिन यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन रहेगा कि इसे पायरेक्सिया है, फीवर है या हाइपरथर्मिया है। अगर आप देखेंगे तो उसको कोरिलेट करना होता है रिस्पिरेटरी रेट से। अगर आप रिस्पिरेटरी रेट देखेंगे तो 40 से 60 के बीच में जनरली कैटल एंड बफलोज का रहता है, लेकिन अगर 70 के ऊपर रेस्पिरेटरी रेट जा रहा है और कोर बॉडी टेम्परेचर है वो 104, 105 डिग्री पे है, तो वहाँ पे हम लोग मानते हैं कि मॉडरेट हीट स्ट्रेस में एनिमल जो है वो चल रहा है। लेकिन 190 के ऊपर अगर रेस्पिरेटरी रेट जाता है तो वहाँ पे क्रिटिकल सिचुएशन होता है और एनिमल जो होता है सीवियर हीट स्ट्रेस में रहता है और वहाँ पे आपको इमीडिएट मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, अदरवाइज एनिमल जो है कोलैप्स कर सकता है। तो मैं बता दूं कि हीट स्ट्रेस कौन कौन से एनिमल में ज़्यादा होगा। एक तो आप जो लैक्टेटिंग एनिमल हैं या रिसेंट काविंग जिनका हुआ है उनमें बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको मिल्क का प्रोडक्शन करना पड़ता है और मिल्क प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए हीट जनरेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज होता है, मेटाबॉलिज्म तेज रहता है, तो हीट का जनरेशन ज़्यादा होता है। और इन्वायरमेंटल टेम्परेचर अगर ज़्यादा रहेगा तो उस सिचुएशन में एनिमल जो है अपने बॉडी कोर टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाता है। तो जनरली जो रिसेंट काविंग के एनिमल होते हैं उनमें आपको हीट स्ट्रेस की समस्या ज़्यादा मिलती है। हीट स्ट्रेस के चलते कई इफेक्ट आते हैं बॉडी के अंदर। एक तो उसका बेसल मेटाबॉलिक जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है और जो बॉडी का एनर्जी स्टोर है खास करके ग्लाइकोजन वो यूटिलाइज होता है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, एनिमल जो है एनोरेक्सिक हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है। ये तो प्राइमरी इफेक्ट है, लेकिन इसके साथ साथ एडिशनल भी इफेक्ट आते हैं हीट स्ट्रेस के। अगर एनिमल लगातार हीट स्ट्रेस में रहेगा, मॉडरेट में भी रहेगा, अगर एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी है तो उसका जेस्टेशन पीरियड शॉर्ट हो जाता है, अर्ली काविंग हो जाती है, या वो सीवियर हीट स्ट्रेस में है तो अवॉइड भी कर सकता है। इसी तरह से अगर आप AI करते हैं तो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है अगर
एनिमल जो है हीट स्ट्रेस में है। तो अगर एनिमल हीट स्ट्रेस में रहेगा तो कंसीव नहीं करेगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन तो होगा लेकिन उसका एम्ब्रियो जो है वो सरवाइव नहीं करता है, फीटस में कन्वर्ट नहीं होता है। तो ये एडिशनल समस्याएं हैं। साथ ही साथ मिल्क का प्रोडक्टिविटी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर 30 से 40 लीटर की गाय है तो उसमें दूध 10 लीटर तक कम हो सकता है। इनिशियल मॉडरेट हीट में भी 1 से 2 लीटर कम होता है, थोड़ा जैसे जैसे हीट स्ट्रेस बढ़ता है 3 से 4 लीटर कम होता है, लेकिन अप टू 10 लीटर तक प्रोडक्टिविटी घट सकती है। तो होलिस्टिकली आप टोटली देखेंगे तो हीट स्ट्रेस के चलते मेजर लॉस है। और दूसरा, किसान को लगता है कि इसका टेम्परेचर बढ़ा रहता है तो कोई बीमारी है, उसमें अननेसेसरी वो इलाज करवाता है और एंटीपायरेटिक दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है और कुछ मैनेजमेंट नहीं होता है। कुल मिला के जो एनिमल है और भी ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीज़ों को अगर आपको कंट्रोल करना है और हीट स्ट्रेस को पहचानना है तो बेहतर है कि आप उसके सही क्लिनिकल सिम्टम्स को जानें, जिससे कि आप उसको पहचान पाएंगे कि ये एक्चुअली एनिमल जो है हीट स्ट्रेस में है या इसको कोई इन्फेक्शियस एजेंट इसमें है और उसके चलते पैरेक्सिया है। तो मैं बता दूं कि जो हीट स्ट्रेस का पैटर्न है, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप हिस्ट्री लेंगे तो ऑनर हमेशा बताता है कि सुबह ये नॉर्मल रहती है और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे इसका हौंका तेज हो जाता है, यानी कि पैंटिंग करने लगती है और अल्टीमेटली दोपहर आते आते तक वो मुंह से सांस लेती है। ये फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट है, एक तरह से अपने आप को कूल रखने का, जो एनिमल जो है खुद को ठंडा रखने के लिए पैंटिंग करता है, जैसे डॉग्स करते हैं पैंट अपने आप को टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। इसी तरह से जब कोर बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और हीट बॉडी से डेसिपेट नहीं होता है, उस कंडीशन में रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है। रेस्पिरेटरी रेट बढ़ने के साथ साथ सलाइवेशन भी बढ़ जाता है, तो हाइपर सलाइवेट करती है। कुछ एनिमल्स में रोजाना बहुत हाई अमाउंट में सलाइवा गिरता है। ये अपने आप में इंडिकेट करता है कि एनिमल जो है वो हीट स्ट्रेस में है। एक सर्टेन स्टेज के बाद एनिमल जो है कंफर्ट फील करना बंद कर देता है। इनिशियल स्टेज में आप देखेंगे जब 107 से कम टेम्परेचर रहता है उस समय में एनिमल वाटर पीता है, प्यास उसको ज़्यादा लगता है। लेकिन जब सेकेंड फेज में चला जाता है जहाँ हीट स्ट्रोक कहते हैं, वहाँ न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो जाता है, इसलिए थर्स्ट सेंटर भी डिस्टर्ब हो जाता है और एनिमल पानी पीना छोड़ देता है, बॉडी इनकोऑर्डिनेटेड हो जाता है, डलनेस हो जाता है, खड़ा नहीं होना चाहता है, एक जगह बैठा रहता है। ये सारे लक्षण इंडिकेट करते हैं कि आपका जो एनिमल है वो हीट स्ट्रेस में है। और एक इसके साथ साथ एड ऑन में जब देखेंगे कि आप हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जब ट्रांसपोर्ट करते हैं, तब सबसे ज़्यादा हीट स्ट्रोक का चांसेस रहता है। हमारे भी हॉस्पिटल में जब किसान लेके आते हैं अपने ट्रॉली में, अपने जानवरों को दूर से लेके आते हैं, तो यहाँ हमारे हॉस्पिटल तक आते आते हम लोग देखते हैं कि 110 108 टेम्परेचर हो चुका है। 108 कभी कभी तो हम लोग को 110 के पार भी पारा मिलता है और 110 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है, वहाँ पे क्रिटिकल सिचुएशन हो जाता है, उसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अगर कोई एनिमल डेली आप कुछ भी दे रहे हैं, रोज़ाना अगर उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है, शाम होते होते जब इन्वायरमेंटल टेम्परेचर डाउन होता है तो नॉर्मल हो जा रहा है, पैंटिंग करता है, कोर बॉडी टेम्परेचर हाई है और सलाइवेट करता है, उस कंडीशन में आपको हीट स्ट्रेस के लिए और हीट स्ट्रोक के लिए सस्पेक्ट करना चाहिए। हीट स्ट्रेस को पहचानने का एक और तरीका है फील्ड में, अगर आप एंटीपायरेटिक लगाते हैं फिर भी टेम्परेचर अगर डाउन नहीं होता है, तमाम तरह के एंटीपायरेटिक आप लगाते हैं फिर भी टेम्परेचर बना रहता है, तो ये अपने आप में इंडिकेट करता है कि एनिमल जो है हीट स्ट्रेस में है, हाइपरथर्मिया में है। तो वहाँ आपको मैनेजमेंटल अप्रोच लेना चाहिए। एक दो कंडीशन और होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है हाइपरथर्मिया के लिए। कभी कभी साइलेज फीडिंग करते हैं, उसमें फंगल ग्रोथ हो जाता है, उसके चलते भी हाइपरथर्मिया हो सकता है एनिमल में। कभी कभार एनिमल जो है पहले से एफएमडी से ग्रसित रहा होता है, तो उस समय एफएमडी के सीक्वल में उसका हीट टॉलरेंस लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसमें इस तरह के समस्याएं मिलती हैं। नॉर्मल जो क्रॉस ब्रेड एनिमल हैं वो हीट इंटॉलरेंट होते ही हैं, लेकिन अगर उसमें एफएमडी हुआ है तो ये समस्या और ज़्यादा उसमें दिखने लगेगी। दूसरे उसके साथ के ही एनिमल नॉर्मल होंगे लेकिन वो हीट को टॉलरेट नहीं करती है, तो वहाँ पे आप पहचान सकते हैं कि ये जो एनिमल है हीट इंटॉलरेंस में है, हीट स्ट्रेस में है। तो इसको मैनेज कैसे करना है? अगर
कोर बॉडी टेम्परेचर बढ़ा है तो बेस्ट वे ये है कि आप उसके ठंडा रखें। और ठंडा रखने का बढ़िया सा तरीका है कि आप नॉर्मल वाटर से 20 से 30 मिनट तक लगातार उसको सुबह शाम दिन में 2 बार अगर नहलाते हैं तो दिस इज द बेस्ट वे। और दूसरा, उसको हमेशा शेडेड एरिया में रखना है। इवन अगर एनिमल जाना चाहता है तो उसे पानी में खड़ा करें। नहलाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, खास करके कैटल में, उसके गर्दन के पीछे या सर के पीछे अगर पानी डालेंगे तो हीट रेगुलेट जल्दी होता है। अगर आपके पास सडन कोई केस है जो हीट स्ट्रोक में है, जहाँ टेम्परेचर 108 109 है, तो वहाँ पे उसके गर्दन के ऊपर नॉर्मल वाटर आप डाल सकते हैं। आप चाहें तो इस स्टेज में एक्चुअली होता क्या है कि जब हीट सेकेंड फेज चला जाता है, जहाँ पे हीट स्ट्रोक कहते हैं, या हाइपरथर्मिया का सेकेंड फेज जब रहता है, जब न्यूरोलॉजिकल डैमेज होने लगते हैं, उस कंडीशन में एनिमल का ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। और ब्लड प्रेशर डाउन होने के चलते वासोडाइलेशन रहता है, बट हीट का डिसिपेशन नहीं होता है। तो जब वासोडाइलेशन है पेरिफेरल, तो उस कंडीशन में आप कोल्ड वाटर भी बॉडी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पे आप ठंडा पानी उस पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आपको बर्फ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बर्फ करेंगे तो फिर वासो कंस्ट्रिक्शन होने के चांसेस रहते हैं और अंदर का हीट जो है अंदर ही रहता है, डिसिपेट नहीं होता है। तो इस सिचुएशन में आप ठंडा पानी या नॉर्मल पानी से 20 से 30 मिनट तक नहलाएंगे तो इमिडिएटली कोर बॉडी टेम्परेचर है वो धीरे धीरे आधे घंटे के अंदर डाउन होने लग जाता है। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि उसको फ्लूइड थेरापी करना है। तो फ्लूइड में बेस्ट फ्लूइड अगर इस कंडीशन में माना जाए तो आपको नॉर्मल सलाइन है, और नॉर्मल सलाइन अगर एडल्ट एनिमल की बात करें हम लोग तो 20 से 40 लीटर तक नॉर्मल टेम्परेचर पे रख करके उसे दिया जा सकता है। अगर आपने उसको वार्मिंग दिया है और टेम्परेचर जब नॉर्मल हो गया है, एक्चुअली होता क्या है कि जब हीट स्ट्रेस में एनिमल रहता है तो उसका ग्लाइकोजन स्टोर जो है लीवर से खत्म हो जाता है। इसके चलते प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होना शुरू हो जाता है, प्रोटीन एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होने लगता है। तो वहाँ पे डिफरेंट मेटाबोलाइट्स बनते हैं और उसका अनटुवार्ड इफेक्ट आते हैं। तो अगर टेम्परेचर नॉर्मल हो गया है, एनिमल को आपने टेम्परेचर नॉर्मल डाउन कर लिया है, उसके बाद आप चाहें तो डेक्सट्रोज भी दे सकते हैं। डेक्सट्रोज 25% सोल्यूशन आप 500 ml तक इंट्रावेनस सिंगल शॉट दे सकते हैं। एक चीज मैं बता रहा था कि जब भी एनिमल हीट स्ट्रेस में रहता है तो सलाइवेट करता है। तो जब सलाइवा बाहर निकलेगा, ड्रूल करेगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में सलाइवा पास कर हो जाएगा, तो उसमें 2 चीज़ों का लॉस होता है। एक तो बाइकार्बोनेट का लॉस होता है और दूसरा जो है मैग्नीशियम का लॉस होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। आप उसको कंपनसेट करना चाहते हैं तो 8.4% सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सोल्यूशन आता है उसका 200 ml इंट्रावेनस आप दे सकते हैं, जिससे उसका जो बाइकार्बोनेट लॉस है वो मैनेज हो जाता है और एनिमल नॉर्मलाइज होने लगता है। एक चीज, पानी पिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा नॉर्मल वाटर एनिमल को एसेस होना चाहिए। तो जैसे मैं बता रहा था कि अगर अर्ली स्टेज है यानी कि 107 से कम टेम्परेचर है तो उस कंडीशन में एनिमल में थर्स्ट बढ़ा रहता है, तो पानी ज़्यादा पीता है तो उस समय पी लेगा। लेकिन दूसरे वाले फेज में जब जाएगा टेम्परेचर बहुत, जहाँ न्यूरोलॉजिकल डैमेज ज़्यादा हो जाता है, उस स्टेज में वो पानी नहीं पिएगा तो उसको आपको गैस्ट्रिक ट्यूब से नॉर्मल वाटर या इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करके वाटर देना होता है। इलेक्ट्रोलाइट अगर आप मार्केट से खरीदना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, आप ले सकते हैं। अदरवाइज आप अपने घर पे भी इलेक्ट्रोलाइट बना सकते हैं। घर पे बनाने का तरीका यह है कि 2 तरह के नमक आते हैं। एक लाइट नमक आता है, टाटा का ही अगर हम लोग इंडिया में बात करें तो एक टाटा का नॉर्मल नमक आता है जिसमें सोडियम क्लोराइड रहता है, और एक टाटा लाइट के नाम से आता है जिसमें पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड दोनों रहता है। तो दोनों का मिक्सचर आप बनाएंगे। अगर सही में फॉर्मुलेशन बनाना है जो एडुकेट कैटल के लिए रिक्वायरमेंट है, उसमें आपको 20 ग्राम नॉर्मल नमक लेना है यानी प्लेन टाटा नमक लेना है, और दूसरा जो टाटा लाइट है उसका भी 20 ग्राम आपको लेना है, यानी 40 ग्राम। दोनों नमक 20-20 ग्राम लेकर के 40 ग्राम बना लीजिए और उसको 5 लीटर ठंडे पानी में मिक्स कर लीजिए। ऐसा मिक्स कर लेंगे तो आपको बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है। एडिशनली अगर टेम्परेचर रेगुलेट हो गया है, डाउन हो गया है, तो मैं बता रहा था कि ग्लाइकोजन का लॉस हो जाता है, तो उसमें आप जागरी ऐड कर सकते हैं यानी कि गुड़ ऐड कर सकते हैं। अब अगर इस तरह का आप सोल्यूशन बनाते हैं फिर एनिमल पीता है तो उसका इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज हाइड्रेशन दोनों मेंटेन होता है और एनिमल अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है, एपेटाइट पे आता है और उसकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे आने लग जाती है।
तो ये हमेशा इस तरह से डेली आप एक दिन में एक बार इसको दे सकते हैं। और एडलिब फ्रेश वाटर अवेलेबल रखिए उसके पास। जितना ज़्यादा पानी एनिमल पिएगा उतना कम हीट स्ट्रेस में आएगा और हीट को टॉलरेट करने के लिए काबिल हो जाएगा। इन्वायरमेंटल टेम्परेचर को कंट्रोल करना अति आवश्यक है। आपका जो अगर शेड है वो वेंटिलेटेड होना चाहिए। अगर आपकी इंडिविजुअल गाय है तो छायादार प्लेस पे रखिए। आप उसे बाग में बांध सकते हैं। उसे डेली दिन में 2 बार नहलाइए। होता ये है कि जब टेम्परेचर हाई रहता है तो किसान भाइयों को लगता है कि इस समय नहलाना नहीं है और भी उसका इंटरनल टेम्परेचर जो है बढ़ते जाता है। मैं कहता हूँ कि इस तरह का अगर सिचुएशन है तो आप दिन में 2 बार उसे नहलाएं, सुबह और शाम में आधे घंटे तक समर से नहलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। आपके पास डेयरी फार्म है तो आप मिस्ट का उपयोग कर सकते हैं। स्प्रिंकलर आजकल आते हैं, लेकिन स्प्रिंकलर से अच्छा है कि आप मिस्ट लगाएं, जो कि फुहारे की तरह से पानी आता है और बॉडी पे पड़ते ही इवोपरेट हो जाता है। उस कंडीशन में आप डेयरी को मैनेज कर सकते हैं जहां मिस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। एडिशनल आपको इलाज आजकल एक ट्रीटमेंट के रूप में क्या देना है, तो ट्रीटमेंट में आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है। और 2 कंसेप्ट है। ऐसा लोगों को मानना है कि आयोडीन देने से बीएमआर बढ़ेगा और हीट जनरेशन ज़्यादा होगा, लेकिन एक रिवर्स कंसेप्ट भी है। अभी रिसर्च आ चुका है और इसको वेल वैलिडेटेड है कि इंजेक्टेबल आयोडीन आप इस्तेमाल करते हैं तो वो फीडबैक निगेटिव फीडबैक देता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। तो टीएसएच का रिलीज नहीं होता है, क्योंकि आयोडीन जो है अगर सर्कुलेशन में ज़्यादा रहेगा तो फॉलिकल जो है थायराइड ग्लैंड की फॉलिकल्स जो हैं वो इनलार्ज हो जाती हैं और उनका जो एपिथेलियल रिस्पॉन्स है आयोडीन से जो फीडबैक रिस्पॉन्स जो जाता है, थायरोक्सिन ज़्यादा निकलता है, फिर वो टीएसएच को जो टीआरएच होता है वो टीएसएच को स्टिमुलेट करता है और फिर टीएसएच थायराइड बनवाता है। तो टीएसएच का अल्टीमेट प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, उसका रिलीज कम हो जाता है, जिसके चलते ऐसा माना जाता है कि आयोडीन जो है हाइपोथर्मिया में भी और हाइपरथर्मिया में भी दोनों जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हाइपरथर्मिया में अगर आप देना चाहते हैं तो 750 mg एलिमेंटल आयोडीन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका रिकमेंडेड डोज जो है 750 mg जो 5 ml में रहता है। सबक्यूटेनियस रूट से एवरी 24 आवर के इंटरवल पे 3 शॉट आप लगा करके हाइपरथर्मिया को मैनेज कर सकते हैं। तो आयोडीन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसी तरह से मैं कह रहा था कि जब एनिमल स्ट्रेस में है तो कई तरह के एंटी स्ट्रेस हर्बल प्रिपरेशन भी आते हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि स्ट्रेस को मेंटेन करेगा, उसके साइड इफेक्ट्स को जो भी उसमें मेटाबोलाइट्स बने हैं उनको कंट्रोल करता है। कुछ अमाइनो एसिड के प्रिपरेशन आजकल मार्केट में अवेलेबल है जो एलोपैथ में है, साथ में उनमें विटामिन और तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको देने से भी जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होगा और हीट स्ट्रेस मेंटेन होगा। तो ये सारा अप्रोच ले करके आप हीट स्ट्रेस से एनिमल को मैनेज कर सकते हैं। तो मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।